नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी से भारतीय संविधान में और आर्टिकल्स के बारे में, यानी कि अनुच्छेद, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल्स। देखिए, आर्टिकल्स का ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट वन में और हम केंद्र सरकार से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स संविधान में हैं उनकी बात करेंगे, और उसके बाद में दूसरे पार्ट में हम आगे बढ़ते हुए और राज्य सरकारों से और राज्य विधानमंडलों तथा राज्यों से संबंधित जितने भी अनुच्छेद संविधान में दिए गए उनकी बात करेंगे। क्योंकि सारा एक साथ करने से वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हमने इसको बांटकर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं हमारे संविधान में और आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 395 तक तथा अलग अलग कई आर्टिकल्स में भाग भी बनाए गए हैं, जैसे कै, खे, गे ऐसे करके। तो इस प्रकार से और बहुत सारे अनुच्छेद हमारे संविधान में दिए गए हैं, इन सबकी और क्रमवार व्याख्या आज हम करते हुए चलेंगे कि कौन से आर्टिकल्स में और क्या क्या प्रावधान तथा क्या क्या उपबंध किए गए हैं, उन उपबंधों से संबंधित चर्चा हम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 से। देखिए, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर और आर्टिकल नंबर 3 तक संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में और प्रावधान किए गए हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है? संघ का नाम जो कि निर्धारित किया गया है इंडिया या फिर हिंदी में भारत, और उसके राज्य क्षेत्र, यानी संघ का नाम जो है वो होगा इंडिया होगा या फिर भारत होगा, हमारे भारत संघ का नाम, तथा उसके राज्य क्षेत्र जितने भी उसके राज्य हैं उन सभी राज्य क्षेत्रों के नाम, ये सारा कुछ दिया गया है आर्टिकल नंबर 1 में। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 2। देखिए, हम मुख्य मुख्य आर्टिकल्स की चर्चा करेंगे, जो मुख्य मुख्य एग्जाम रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। सारे के सारे आर्टिकल्स की हम चर्चा करेंगे तो 10 वीडियो में भी ये टॉपिक जो है कवर नहीं होगा, और वो किसी मकाम के भी नहीं है। बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। हम उन आर्टिकल्स की इसमें बात करेंगे। बीच बीच में जो कम महत्व के आर्टिकल्स हैं उनको मैंने छोड़ दिया है। मुख्य मुख्य आर्टिकल्स को और मैंने क्रमवार रूप से सजाया है, जिसकी हम बातें करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 में क्या दिया गया? भारत संघ में और नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि किसी भी राज्य को और भारत संघ में शामिल करने के बारे में इसमें उपबंध किए गए हैं, या फिर भारत संघ से ही किसी नए राज्य की स्थापना, ये सारा दिया गया आर्टिकल नंबर 2 में। आर्टिकल नंबर 3 क्या बोलता है? नए राज्यों का नाम, यानी कि जो भी नया राज्य आर्टिकल 2 के अनुसार भारत संघ में प्रवेश करेगा उसका नाम, या फिर वर्तमान जो राज्य हैं उनके क्षेत्रफल, सीमा या फिर नाम में परिवर्तन से संबंधित उपबंध आर्टिकल नंबर 3 करता है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक, जिसमें दिए गए हैं नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो आर्टिकल नंबर 5 क्या बोलता है? संविधान निर्माण के समय और नागरिकता, यानी कि आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक जो नागरिकता दी गई है उसमें सबसे पहले आर्टिकल 5 बोलता है कि जब हमारे देश का संविधान निर्माण हो रहा था सन 1947 से लेकर और 1950 तक, जब हमारे देश का संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय जो जो देश के नागरिक थे उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधान करता है आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 6 क्या बोलता है? स्वतंत्रता के बाद और पाकिस्तान से आकर भारत में बसे हुए लोगों की नागरिकता संबंधी प्रावधान आर्टिकल नंबर 6 करता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 7 जो है वो स्वतंत्रता के बाद और भारत से जाकर पाकिस्तान में बसे लोगों की नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो आर्टिकल नंबर 7 करता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 जो है वो प्रवासी भारतीय, यानी कि NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इनके बारे में नागरिकता संबंधी प्रावधान जो है वो आर्टिकल नंबर 8 करता। प्रवासी भारतीय यानी कि नागरिकता तो उनकी जो जन्म से तो भारत की नागरिकता है, परंतु वो काम के सिलसिले में या फिर किसी और रीजन से और भारत से बाहर जाकर बस चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम बोलते हैं प्रवासी भारतीय या फिर NRI। उनकी नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो करता है संविधान का आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 9, विदेशी राज्यों की नागरिकता ग्रहण करना
तथा भारतीय नागरिकता का त्याग। ऐसे कोई भी नागरिक जो भारत के नागरिक थे उन्होंने भारत की नागरिकता का तो त्याग कर दिया तथा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अगर उन्होंने ग्रहण कर ली तो उनसे संबंधित प्रावधान और आर्टिकल नंबर 9 में दिए गए हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 10, नागरिकता के अधिकारों का और बना रहना। देखिए आर्टिकल नंबर 9 में जो नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, आर्टिकल नंबर 10 उनकी व्याख्या करता है। ये क्या बोलता है, अगर किसी व्यक्ति ने और विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण भी कर ली है तो उसके नागरिक भारतीय नागरिकता से संबंधित अधिकारों का बना रहना ये प्रोविजन करता है आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 11, संसद द्वारा नागरिकता संबंधी विधि निर्माण, यानी कि भारतीय संसद को यह हक होगा कि वो नागरिकता संबंधी और विधि बना सके, विधि का निर्माण कर सके। इसके बारे में उपबंध किए गए आर्टिकल नंबर 11 में। ये था नागरिकता संबंधी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 तक, जिसमें दिए गए हैं मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। संविधान का अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाग आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक जो मूल अधिकारों की व्याख्या करता है। तो सबसे पहले आता है इसमें आर्टिकल नंबर 12 यानी कि मूल अधिकारों की परिभाषा, और ये आर्टिकल नंबर 12 बताता है। इसके बाद में आर्टिकल नंबर 14 मुख्य है, आर्टिकल नंबर 13 इतना मुख्य नहीं है। इसके बाद मुख्य आर्टिकल जो है वो आर्टिकल नंबर 14 यानी कि विधि के समक्ष समानता। ये आर्टिकल क्या बोलता है, विधि यानी कि कानून के समक्ष और देश के सभी नागरिक समान होंगे, इसकी व्याख्या करता है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 15 क्या बोलता है, धर्म, वंश, जाति या लिंग तथा जन्म स्थान इनमें से किसी के भी आधार पर और भेदभाव का निषेध यानी कि भेदभाव नहीं होगा, इसकी व्याख्या करता है आर्टिकल नंबर 15 संविधान का। आर्टिकल नंबर 16 क्या बोलता है, अवसर की समानता। अवसर यानी रोजगार संबंधी अवसर, किसी भी नियम कानून संबंधी अवसर, केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा चलाई गई योजनाओं का फायदा लेने का अवसर, किसी भी ऐसे अवसर की जो कि सार्वजनिक महत्व का है उसकी समानता यानी कि सभी नागरिकों के लिए और अवसर की समानता निर्धारित करने का कार्य जो है वो आर्टिकल नंबर 16 करता है। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता यानी छुआछूत, छुआछूत के आधार पर जो भेदभाव होता था वो आर्टिकल नंबर 17 के माध्यम से और बंद कर दिया गया यानी उसका अंत कर दिया गया। छुआछूत के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, ऐसा प्रावधान करता है आर्टिकल नंबर 17। आगे आते हैं आर्टिकल नंबर 18 यानी कि उपाधियों का अंत। निजी रूप से कोई भी अपने आप को या किसी दूसरे से और किसी भी तरह की उपाधि, जैसे कई लोग होते हैं महाराज की उपाधि लगा ली, कई सरकार की उपाधि लगा, निजी रूप से जो उपाधियां लोग लगा लेते हैं अपने नाम के साथ में, उन सभी उपाधियों का अंत जो है वो आर्टिकल नंबर 18 के द्वारा किया गया है संविधान में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19, वाक, अभिव्यक्ति इत्यादि स्वतंत्रता। वाक यानी बोलने, विचार करने, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने, इनकी स्वतंत्रता जो है वो देता है आर्टिकल नंबर 19। वाक, अभिव्यक्ति से संबंधित स्वतंत्रता है। इसके बाद में आता है आर्टिकल नंबर 20, अपराध, यानी कि जब भी कोई किसी भी प्रकार का अपराध करता है या अनजाने में किसी से अपराध हो जाता है या किसी पर अपराध का दोषारोपण किया जाता है तो दोष सिद्धि का संरक्षण, यानी कि जब तक वो अपराध और संबंधित व्यक्ति पर सिद्ध नहीं होगा यानी कि साबित नहीं होगा तब तक उसको संरक्षण प्राप्त रहेगा, यानी कि वो मुजरिम नहीं माना जाएगा। इसे बोलते हैं अपराध या दोष सिद्धि के बारे में संरक्षण का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 20 में दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 की, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण या अधिकार। प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है, प्राण यानी कि आदमी की जान, इंसान की जान, दैहिक स्वतंत्रता यानी कि देह, शरीर की स्वतंत्रता, शरीर पे लगने वाली चोटों, किसी भी मारपीट, चोट या किसी भी शारीरिक नुकसान से संबंधित स्वतंत्रता या उसका संरक्षण, ये बोलता है आर्टिकल नंबर 21। देखिए आर्टिकल नंबर 20 और 21,
जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संसद के द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा और देश में अगर नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है तो सारे के सारे मूल अधिकार जो हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। लेकिन आर्टिकल नंबर 20 और 21 दो ऐसे आर्टिकल हैं संविधान के जो किसी भी सूरत हाल में, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे किसी भी प्रकार का आपातकाल या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी, ये दो मूल अधिकार कभी भी निलंबित नहीं होते। यानी कि अपराध के विषय में दोष सिद्धि का संरक्षण तथा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये किसी भी कंडीशन में और निलंबित नहीं किए जा सकते हैं या होते हैं। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली अति महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद में आर्टिकल 21 में ही और कै जोड़कर और एक प्राथमिक शिक्षा का अधिकार भी दिया गया था, यानी कि प्राथमिक स्तर तक की जो शिक्षा है उसका सभी को कानूनी हक होगा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 से संबंधित वे परिस्थितियां जिनमें गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। यानी कि बहुत सी आपराधिक परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें तुरंत और कानून में गिरफ्तारी का प्रावधान होता है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं जिनमें गिरफ्तारी ना करके और सिर्फ मुकदमा ही चलाया जा सकता है। तो उन सारी परिस्थितियों का जो उल्लेख है वो आर्टिकल नंबर 22 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 23 बलात्सर्म या मानव व्यापार का निषेध। ये जो आर्टिकल है 23, ये बलात्सर्म यानी कि जबरदस्ती हम किसी से काम नहीं ले सकते, तथा मानव व्यापार यानी कि मनुष्य का व्यापार, दास प्रथा या गुलाम प्रथा, इसकी समाप्ति या निषेध जो है वो आर्टिकल नंबर 23 के द्वारा किया गया है। आर्टिकल नंबर 24 बाल श्रम निषेध, बच्चों से और मजदूरी करवाना, बच्चों से मजदूरी करवाने का और इस आर्टिकल के द्वारा निषेध किया गया है। यानी कि हम बच्चों से और श्रम या मेहनत या मजदूरी नहीं करवा सकते, आर्टिकल 24 ऐसा बोलता है। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक रूप से और देश का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र होगा, वो किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने या किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु स्वतंत्र होगा, ऐसा बोलता है आर्टिकल नंबर 25। ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 29 अल्पसंख्यक वर्ग, यानी कि ऐसे सभी वर्ग इसमें आएंगे जो देश में अल्पसंख्यक हैं, कम मात्रा में है। एक होता है बहुसंख्यक यानी कि सबसे ज्यादा संख्या, एक होते हैं अल्पसंख्यक यानी कि कम संख्या। ऐसे सभी वर्गों के हितों का संरक्षण जो है वो करता है आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल नंबर 34 पे आते हैं और बात करते हैं सैनिक कार्यवाही, यानी कि सेना विधि का लागू होना। यानी कि जब भी देश में ऐसी कोई परिस्थिति आती है कि वहां सेना लगानी पड़ती है या मिलिट्री बुलानी पड़ती है, मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट किया जाता है, तो उस वक्त क्या है, संबंधित एरिया में वो सेना विधि यानी कि सेना का कानून लगता है, सेना कानून कार्य करता है। तो जब भी कहीं सेना कानून लगा होगा उस समय मूल अधिकारों की क्या स्थिति होगी, इसकी जो समीक्षा है वो की गई है आर्टिकल नंबर 34 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 36 देखिए, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर और 51 तक दिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये अति महत्वपूर्ण पार्ट है संविधान का। सबसे पहले राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये चीज हमेशा क्लियर होनी चाहिए। याद रखने वाली चीज है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में शामिल किए गए हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, वहां से इनको शामिल किया गया। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 36 की, यानी कि आर्टिकल नंबर 36 में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल 38, राज्य जो है वो लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। यानी कि सबसे पहले जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें बताया गया है कि राज्य से तात्पर्य है भारत देश से, यानी कि भारत सरकार जो है वो लोक कल्याण यानी कि लोगों के कल्याण के लिए और सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा, सामाजिक व्यवस्था को और स्थिर या सुशासन या अच्छी तरह से बनाकर रखेगा। ये जिम्मेदारी दी गई है आर्टिकल 38 के तहत, और राज्य यानी कि भारत संघ को। आर्टिकल 39 का इंपोर्टेंट, समान रूप से न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता।
लोक कल्याण के लिए और सरकार के द्वारा निर्धारित की जाएगी समान रूप से, मतलब न्याय की समानता। तथा अगर विधिक सहायता यानी कानूनी सहायता की आवश्यकता अगर किसी को पड़ती है तो राज्य के द्वारा और उसे वो कानूनी सहायता निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी, ऐसा बोलता है आर्टिकल नंबर 39 के। आर्टिकल नंबर 40 की बात करें 40, तो आर्टिकल नंबर 40 में और ग्राम पंचायतों का संगठन दिया गया है, यानी कि स्थानीय स्वशासन के बारे में और बताया गया है। देखिए कई बार जीके का ये क्वेश्चन है जो कई एग्जाम्स में रिपीट हो जाता है कि स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखने वाला है। स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, यानी कि ग्राम विशेष के लोगों द्वारा स्थानीय रूप पर और अपने जो गांव है उनका स्वशासन संभालना, इसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत है। 1959 में और ये स्थानीय स्वशासन इंट्रोड्यूस हुआ था नागौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सबसे पहली ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ये कॉमन सी चीज है, हमने बात कर ली। आर्टिकल नंबर 41, काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कि कुछ ऐसी दशाएं इस आर्टिकल में बताई गई हैं जिनमें काम, शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा या फिर किसी भी तरह की लोक सहायता यानी कि सार्वजनिक सहायता और किसी के द्वारा और सरकार से प्राप्त की जा सकती है। ये उन दशाओं का वर्णन करता है आर्टिकल नंबर 41। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल नंबर 43 की। कर्मकारों हेतु निर्वाह भत्ता, कर्मकार यानी कि मजदूर, श्रमिक, इनके लिए निर्वाह भत्ता, बीपीएल कैटेगरी से नीचे जो भी होंगे उनके लिए हर महीने सरकार के द्वारा और निर्वाह गुजारा भत्ते की व्यवस्था जो है की जाएगी, ऐसा बोलता है आर्टिकल नंबर 43। इसके बाद आर्टिकल नंबर 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, समान आचार संहिता, एक समान सिविल संहिता या सिविल संहिता जैसे मतलब कानून, कानून के सामने समानता, कानून सभी के लिए समान होगा जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल नंबर 44। अनुच्छेद 45 की हम बात करें तो बालकों हेतु अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है इस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 45 में। इसके बाद अनुच्छेद 48 के, पर्यावरण संरक्षण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, पर्यावरण से रिलेटेड प्रावधान इसमें किया गया है आर्टिकल नंबर 48 के में, जिसमें बताया गया वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का दायित्व जो है वो राज्य का होगा। आर्टिकल नंबर 50, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका यानी कि मंत्री परिषद तथा न्यायपालिका यानी कि न्याय व्यवस्था, न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, सेशन कोर्ट इत्यादि जितने भी न्यायालय हैं वो आते हैं न्यायपालिका के अंतर्गत। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग किया गया है आर्टिकल नंबर 50 के द्वारा। आर्टिकल नंबर 51, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो अनुच्छेद नंबर 51 के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 51 के। देखिए मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो है बताया गया है वो है आर्टिकल नंबर 51 के, अति महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसको तो ये समझ लो कुछ एक आर्टिकल ऐसे हैं जो रटने लायक हैं, जिनको भूलना और बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए इनको और एक ट्रिक के माध्यम से या कैसे भी दिमाग में सेट करके रखना है। आर्टिकल नंबर 51 के मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है। इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 52 से लेकर 73, 52 से लेकर 73 तक, जो कि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों से संबंधित व्याख्या दी गई है अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर और 73 तक। सबसे पहले आता है अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो है व्याख्या जो है वो अनुच्छेद नंबर 52 में की गई है। कई बार क्वेश्चन आता है जीके में, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद भारतीय संविधान में कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 52। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। देखिए संघ की जो कार्यपालिका, जो मंत्री परिषद की जो शक्ति है, उसका कार्यकारी अध्यक्ष जो है हमारे संविधान में माना गया है राष्ट्रपति को, यानी कि संविधान बोलता है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी।
परंतु वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका की जो शक्ति है, कार्यपालिका की मंत्रिपरिषद की, वो निहित होती है प्रधानमंत्री में। तो इन दोनों ही कथनों की व्याख्या जो है आर्टिकल नंबर 53 के द्वारा संविधान में की गई है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आर्टिकल नंबर आता है 54। आर्टिकल नंबर 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित व्याख्या करता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति, यानी किस आधार से और राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, उसकी जो आधार व्याख्या है वो करता है आर्टिकल नंबर 55। ओके, इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 56 की। पदावधि यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, जो कि हम सभी जानते हैं होता है 5 वर्ष। इसकी व्याख्या करता है आर्टिकल नंबर 56। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 57, पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता, यानी कि राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया तथा कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद में पुनः दोबारा निर्वाचन से संबंधित जो व्याख्या है वो दी गई है आर्टिकल नंबर 57 के अंतर्गत। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 58, राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होने के लिए योग्यताएं, आर्टिकल नंबर 58 बताता है। इसके बाद राष्ट्रपति के पद की शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति के पद पर कार्य करने हेतु क्या क्या शर्तें होंगी, इसका निर्धारण जो है वो आर्टिकल नंबर 59 के द्वारा किया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 60, राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ की व्याख्या है वो आर्टिकल नंबर 60 के द्वारा की जाती है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 61, अति महत्वपूर्ण, अक्सर एग्जाम में और इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत उड़ाया जाता है? अनुच्छेद नंबर 61, 61 याद कीजिए, रट लीजिए इसको। अनुच्छेद नंबर 61 में और राष्ट्रपति कदाचार, ये भी क्वेश्चन आता है कई बार, राष्ट्रपति पर महाभियोग किन किन कारणों से लाया जा सकता है? तो उसमें सबसे पहला जो कारण है वो है कदाचार। कदाचार यानी कि गलत कार्य, आचरण, गलत आचरण, उसको बोलते हैं कदाचार। इस आधार पर वो राष्ट्रपति पर संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, वो लाया जाता है अनुच्छेद नंबर 61 के मार्फत। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 63। देखिए अनुच्छेद नंबर, भारत का उपराष्ट्रपति से संबंधित व्याख्याएं अब आगे हम बात करेंगे। अभी तक हमने राष्ट्रपति से संबंधित व्याख्याएं कर ली, के बाद में आता है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ऐसी व्याख्या करता है अनुच्छेद नंबर 63। अनुच्छेद नंबर 64 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति यानी कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा, सदन के उच्च सदन राज्यसभा का और पदेन सभापति होगा, ऐसी व्याख्या करता है आर्टिकल नंबर 64। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 65, आवश्यकता पड़ने पर उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति जो है वो एज ए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कब तक? जब तक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक, और वह एज ए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। कौन? उपराष्ट्रपति। इसकी व्याख्या की गई है अनुच्छेद नंबर 65 में, 65 याद रखिए। अनुच्छेद नंबर 66, उपराष्ट्रपति निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस आधार पर किया जाएगा, इसकी व्याख्या करता है आर्टिकल नंबर 66। आर्टिकल नंबर 67, पदावधि यानी कि कार्यकाल, उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल, इसकी व्याख्या करता है आर्टिकल नंबर 67। शपथ, उपराष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ बताई गई है आर्टिकल नंबर 69 में। अच्छा, आर्टिकल नंबर 72 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो व्याख्या करता है राष्ट्रपति के विशेषाधिकार की। देखिए राष्ट्रपति को एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषाधिकार होता है, देश के किसी भी न्यायालय द्वारा और दिया गया दंड का आदेश, यानी कि दंडादेश, किसी भी प्रकार का दंड राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, यानी कि उस दंड को रोक सकता है। परिहार जैसा है वैसा का वैसा रख सकता है। लघुकरण
या फिर उस दंड की अवधि को कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है, निलंबित कर सकता है, वैसा का वैसा रख सकता है या फिर कम कर सकता है। ये होता है राष्ट्रपति का विशेषाधिकार तथा इस विशेषाधिकार की व्याख्या जो है आर्टिकल नंबर 72 में की गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 74 74, राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी यानी कि कार्यपालिका होगी। इसकी व्याख्या करता है आर्टिकल नंबर 74। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 76 की। भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो व्याख्या है, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है देश का महान न्यायवादी, जो कि केंद्र सरकार को और विधिक सलाह तथा केंद्र सरकार से संबंधित विधिक कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद की जो व्याख्या है वो की गई है आर्टिकल नंबर 76 में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल नंबर 79। देखिए आर्टिकल नंबर 79 से लेकर और आर्टिकल नंबर 123 तक और भारत की संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 79। भारत की संसद का गठन यानी कि संसद का गठन लोकसभा, निम्न सदन, राज्यसभा, उच्च सदन, इस प्रकार एक भारत की संसद होगी जिसका इस प्रकार से गठन होगा। इसकी व्याख्या की गई है आर्टिकल नंबर 79। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 80। राज्यसभा जो कि संसद का उच्च सदन है, उच्च सदन तथा स्थायी सदन, याद रखिए राज्यसभा, इसकी जो संरचना है वो बताई गई है आर्टिकल नंबर 80 में। इसके बाद आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा की संरचना। लोकसभा यानी कि जो संसद का निम्न सदन है तथा अस्थायी सदन है। अस्थायी किस लिए? प्रत्येक 5 वर्ष में दोबारा निर्वाचन, नई लोकसभा का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में, इसलिए अस्थायी तथा निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को। तो इसकी जो संरचना है लोकसभा की, आर्टिकल नंबर 81 उसकी व्याख्या करता है। आर्टिकल नंबर 83 संसद के दोनों सदनों की अवधि यानी कि कार्यकाल, इसकी व्याख्या की गई है आर्टिकल नंबर 83 में। 84 सांसद यानी कि संसद के सदस्य, संसद सदस्य जिनको बोला जाता है सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं हैं, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उनकी व्याख्या की गई है आर्टिकल नंबर 84 में। आर्टिकल नंबर 85 संसद के 70, संसद के जितने भी 70 हैं उनका कौन कौन से 70 संसद के द्वारा आयोजित किए जाएंगे तथा सत्र अवसान यानी कि सत्रों की समाप्ति या फिर सत्रों का विघटन, इससे संबंधित व्याख्या जो है आर्टिकल नंबर 85 में की गई है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है उसमें 87 आर्टिकल नंबर 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। जब भी संसद के किसी भी सदन की प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक, तो सबसे पहले और राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संसद के किसी भी सदन में प्रथम बैठक पर किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। प्रथम अभिभाषण, विशेष अभिभाषण जिसको बोलते हैं, उसकी व्याख्या की गई है आर्टिकल नंबर 87 में। अनुच्छेद 88 आर्टिकल नंबर 88 मंत्रियों तथा महान न्यायवादी के सदन संबंधित अधिकार। मंत्रियों तथा देश का जो महान न्यायवादी होता है उसके दोनों संसद के दोनों सदनों से संबंधित क्या क्या अधिकार हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 88 में। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल नंबर 89 की। राज्यसभा जो कि सदन का उच्च तथा स्थायी सदन है, उसका सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। सभापति उपराष्ट्रपति तथा उपसभापति राज्यसभा सदस्यों से ही चुना जाता है। इन दोनों सभापति तथा उपसभापति जो है इसकी व्याख्या की गई है आर्टिकल नंबर 89 में। इसके बाद आर्टिकल नंबर 90 अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद त्याग यानी कि अपनी इच्छा से पद का त्याग करता है या फिर उसको किसी कारण से और पद से हटाया जाना है, तो इसकी व्याख्या करता है आर्टिकल नंबर 90। इसके बाद आर्टिकल नंबर आता है 93 लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का जो पद है, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हैं, उनकी व्याख्या की गई है आर्टिकल नंबर 93 में। इसके बाद
बात करते हैं आर्टिकल नंबर 94 यानी कि अनुच्छेद 94 की। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का स्वयं की मर्जी से पद का त्याग करना या फिर उनको किसी कारणवश उस पद से हटाया जाना, इसकी व्याख्या करता है आर्टिकल नंबर 94। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्टिकल नंबर 97 की। आर्टिकल नंबर 97, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, इन चारों पदों के लिए कौन कौन? सबसे पहले राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, इसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। इन चारों ही पदों के वेतन तथा भत्तों संबंधी प्रावधान जो है वो किए गए हैं आर्टिकल नंबर 97 यानी कि 97 में। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 98, संसद सेक्रेटरीट यानी कि संसद का जो सचिवालय है उसकी व्याख्या की गई है। आर्टिकल नंबर, संसद सचिवालय यानी कि संसद संबंधित जितने भी भारत सरकार के केंद्रीय अधिकारी हैं वो उनके ऑफिसेस तथा उनके कार्य हेतु जितने भी उनके कार्यालय हैं उसको बोलते हैं संसद का सचिवालय। तो उससे संबंधित जो व्याख्या है वो की गई आर्टिकल नंबर 98 में। इसके बाद आर्टिकल नंबर 99, सांसद यानी कि एमपी जो शपथ लेते हैं उस शपथ का वर्णन जो है आर्टिकल नंबर 99 में किया गया है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो सीधा आता है आर्टिकल नंबर 106, सांसद एमपी के वेतन तथा भत्तों के बारे में, और इस आर्टिकल में व्याख्या की गई है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 108, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कंबाइंड मीटिंग जो है किन किन दशाओं में आयोजित की जाती है, उन दशाओं की व्याख्या आर्टिकल नंबर 108 में की गई है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 109, धन विधेयकों संबंधी विशेष प्रावधान आर्टिकल नंबर 109 में किए गए हैं। 110, आर्टिकल नंबर 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा बताता है कि कौन सा विधेयक और धन विधेयक होगा, इसकी परिभाषा, इसकी व्याख्या करता है आर्टिकल नंबर 110 110। आर्टिकल नंबर 114 जो है विनियोग विधेयक से संबंधित व्याख्या करता है। इसके बाद आर्टिकल 115 अनुपूरक अनुदान की व्याख्या करता है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 116, लेखानुदान, प्रत्यानुदान तथा अपवादानुदान। इन तीनों ही अनुदानों की व्याख्या जो है आर्टिकल नंबर 116 के द्वारा की जाती है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 122, संसद की कार्यवाही का और न्यायिक समीक्षा से बाहर होना अत्यंत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, यानी कि संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा से संबंधित जो कार्यवाही है वो कार्यवाही किसी भी न्यायालय के द्वारा उसकी समीक्षा या विचार किसी भी न्यायालय में और विचारणीय नहीं होगी, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। न्यायिक समीक्षा के दायरे से और संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाहर होती है। इसकी व्याख्या करता है अनुच्छेद नंबर 122। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आर्टिकल नंबर 124। देखिए आर्टिकल नंबर 124 से लेकर और 147 तक और भारत के उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित और प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 124 की। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, सुपीरियर बॉडी ऑफ न्यायपालिका, जुडिशियल सिस्टम की जो सुपीरियर बॉडी है इंडिया में, उच्चतम न्यायालय, उसकी स्थापना तथा गठन से संबंधित प्रावधान आर्टिकल नंबर 124 के अंतर्गत किए गए हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 125, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का क्या वेतन तथा भत्ते होंगे, इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 125 करता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 126, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 126 के तहत की जाती है। इसके बाद आता है अनुच्छेद नंबर 127, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि CJI मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 तथा इसके अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान आर्टिकल नंबर 127। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक कैग से संबंधित प्रावधान। भारत का महालेखा तथा नियंत्रक, कंट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल
भारत का महालेखा तथा नियंत्रक परीक्षक, कंप्ट्रोलर तथा ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो पद है कैग का, उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल नंबर 148 से लेकर 151 तक। तो सबसे पहले आर्टिकल 148 क्या बोलता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 149 कैग से संबंधित कर्तव्य तथा कैग की शक्तियों का वर्णन आर्टिकल नंबर 149 में किया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 151, कैग के द्वारा जो ऑडिट किए जाते हैं, यानी कि जो लेखा परीक्षाएं की जाती हैं तथा उन लेखा परीक्षाओं का जो प्रतिवेदन राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को कैग के द्वारा दिया जाता है, उस प्रतिवेदन तथा उन ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षाओं के बारे में जो वर्णन है वो किया गया है आर्टिकल नंबर 151 के अंतर्गत। तो ये था पार्ट 1 में हमारा अनुच्छेद संबंधी वर्णन। इसके बाद हम बात करेंगे पार्ट 2 में, और 151 आर्टिकल नंबर 151 से आगे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।